सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो छात्रों, आप तो समाचार पत्र पढ़ते ही होंगे। समाचार पत्र में कई बार कई प्रकार के समाचार हम पढ़ते हैं। जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका वर्णन समाचार में होता है। तो उसमें हम कभी कभी अपहरण की घटनाओं का भी समाचार पढ़ते हैं। यानी कि जैसे बच्चों का अपहरण, लड़कियों का अपहरण, इसके बारे में हम समाचार पत्र में समाचार पढ़ते हैं। तो अपहरण यानी क्या? तो अपहरण को अंग्रेजी में किडनैप कहते हैं। तो इसी अपहरण पर आधारित एक कहानी है, डॉक्टर का अपहरण। तो डॉक्टर का अपहरण ये जो कहानी है वह डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने लिखी है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। यानी हरिकृष्ण देवसरे जी, इन्होंने जो बाल साहित्य लिखा है वह साहित्य बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाला, ऐसा उनका साहित्य है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलिप का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। थोड़ा सा गद्य संबंधी जानते हैं। तो ये जो गद्य है डॉक्टर का अपहरण, यह एक विज्ञान कथा है। यानी कहानी का एक प्रकार है विज्ञान कथा। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी जो मशीनों की बढ़ती हुई संख्या है और उनकी प्रयोग की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है और उस वजह से जो बीमारियां फैल रही है और उसकी वजह से जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रभावों के प्रति हमें जागरूक करने की कोशिश डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने इस विज्ञान कथा के माध्यम से की है। तो आइए देखते हैं विज्ञान कथा डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है, देखो, लापता। लापता का मतलब है गायब, जिसका पता न लगे। समाचार का मतलब है खबर। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि जो डॉक्टर भटनागर है
वह अचानक से लापता हो गए, उनका समाचार तो आपने पढ़ा ही होगा। और वह बताते हैं कि उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यानी बहुत दिनों तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वह बताते हैं कि उस रात क्या हुआ था। तो एक रात लगभग 2 बजे डॉक्टर भटनागर के घर की बेल बजी। और जब डॉक्टर भटनागर उठ गए तो उनकी पत्नी जागकर पर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा तो हर रोज ही घटित होता है, क्योंकि भटनागर एक डॉक्टर है। और अगर कोई मरीज मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने के लिए आ जाता। और ये बात डॉक्टर भटनागर की पत्नी को पता थी, और इसीलिए वह जाग पर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो देखो, यहाँ पर कहानी में डॉक्टर भटनागर जो है, उन्हें रात में कोई तो दरवाजे पर आकर उठाकर ले गया था। अब अस्पताल का चौकीदार जब उन्हें उठाने के लिए आ जाता था तो वह उनके साथ चले जाते थे। और वह बताते हैं अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। यानी सिर्फ अस्पताल का चौकीदार ही उन्हें नहीं उठाता था। तो अगर किसी के घर में कोई मरीज है तो उनके घर वाले भी रात में आकर उन्हें उठाकर जगाकर ले जाते थे। और डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। और इसीलिए अगर कोई रात में कितने भी बजे उन्हें उठाने के लिए आए तो वह आनंद से उनके साथ चले जाते थे। सहर्ष का मतलब है खुशी से। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। यानी अगर रुपए देगा मुझे या मेरी फीस देगा तभी मैं अपना काम करूँगा, ऐसे सोच वाले वह नहीं थे। और इसीलिए जब भी कोई तकलीफ में होता तो उनकी सहायता करने के लिए और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए डॉक्टर भटनागर जल्द ही चले जाते थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। यानी जब वो सो गए थे तो उन्होंने गाउन पहना हुआ था, नाइट गाउन जिसे कहते हैं, तो वही पहने हुए उन्होंने दवाइयों का बैग उठाया और वह चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। यानी जब भी रात के समय में ऐसा कभी हुआ था तो वह 1-2 घंटे में लौट आए थे। और या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। क्योंकि वह अस्पताल में समय पर जाते थे, उन्हें देर से पहुंचने की आदत नहीं थी। और इसीलिए वह सुबह जल्दी तो लौट ही आते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और
डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है, देखो, हैरानी का मतलब है परेशान, प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार। तो एक मुहावरा है प्रतीक्षा करना और अर्थ है इंतजार करना। देखो, रात को डॉक्टर को लेकर चौकीदार का चले जाना या कोई गांव का व्यक्ति आकर डॉक्टर को लेकर चले जाना, एक घटना है तो हमेशा होती थी। और इसीलिए उनकी पत्नी ने इस रात भी ध्यान नहीं दिया। और जब सुबह देर तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित होने लगी, यानी अब वह परेशान होने लगी। फिर भी उसने सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए उन्हें देर हो गई होगी। या फिर उसने ये सोचा कि हो सकता है कि वह आज सीधे अस्पताल चले गए हो। लेकिन जब अस्पताल से ही मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी परेशानी बढ़ गई। तब उन्होंने उनके मित्रों, कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। और कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो। उनकी पत्नी को लगा कि शायद वह किसी मरीज को देखने के लिए दूसरे गांव गए होंगे और इसी वजह से वह जल्दी वापस न आ पाए हो, ऐसा वह सोच रही है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो देखो, जब शाम तक भी डॉक्टर भटनागर घर पर नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया। और पुलिस स्टेशन में उन्होंने यह बता दिया कि डॉक्टर भटनागर गायब हो चुके हैं। तो ये सुनकर पुलिस के लिए भी यह हैरानी की बात हो गई। उन्होंने चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। खोज यानी खोजना का मतलब है ढूंढना। तो उन्होंने चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। वायरलेस से संदेश भिजवाए गए और पूरे शहर में बिजली की तरह डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार फैल गया। जब पुलिस खोज करने लगी, तब डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि वह कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। और वह बताती है कि उसने उस गाड़ी के पहियों के निशान सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी।
एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यानी देखो, इतनी जानकारी मिली कि दूसरों की गाड़ी में वह चले गए हैं, खुद की कार में वह चले नहीं गए हैं। यह उनकी पत्नी पुलिस को बताती है। तो जो निशान बाहर पाए गए थे उससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है वह ट्रक या बस में गए हो। और जब पुलिस वालों ने मोहल्ले वालों से पूछताछ की तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर पुलिस वालों ने वायरलेस पे यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी पुलिस को अब लगने लगा कि हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो गया हो। फिर भी डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे ही कई दिन बीत गए, कोई सूचना डॉक्टर भटनागर के बारे में नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था। व्यर्थ का मतलब है निरर्थक, अर्थहीन। तो डॉक्टर भटनागर एक अच्छे इंसान थे। हर किसी की सहायता के लिए वह रात के कितने भी बजे उठकर चले जाते थे मरीज को देखने के लिए। अगर कोई मरीज तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए वह कितने भी बजे रात के सहजता से चले जाते थे, वह भी खुशी खुशी। और इस वजह से डॉक्टर भटनागर के कोई शत्रु नहीं थे और इसीलिए उनकी हत्या कर दी होगी, यह शंका भी पुलिस की निरर्थक हो गई। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। यानी पुलिस अब क्या सोच रही थी कि डॉक्टर भटनागर का क्या हुआ होगा। तो वह सोचते हैं कि यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो। यानी हो सकता है उनका अपहरण किया गया हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम मांगने के लिए उन्हें छिपा लिया हो, ऐसा पुलिस को लगता है। और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यानी जो गलत रास्ते से गलत काम करता है उन्हें हम डाकू कहकर बुलाते हैं ना। यानी चोरी करने वाले, खून खराबा करने वाले, ऐसे लोग। और अगर इसी में से कोई एक डाकू अगर बीमार हुआ तो हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर को डाकू दल उठाकर ले गया हो, ये अंदाज़ा पुलिस लगाती है। तो यहाँ से आगे ये जो कहानी है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।